हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एम्बिशन फैमिली में। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित एक वीडियो को देख चुके हैं जो देसी रियासत के विलय में ही हम बताए थे मौलिक अधिकार। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देख लें, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा देसी रियासत के नाम से। उसी में देसी रियासत और मौलिक अधिकार का फर्स्ट वीडियो बनाया गया है। उसमें हम लोग समता या समानता का जो अधिकार है उसको हम लोग देख चुके हैं, जो 14 से 18 तक आता है। तो 14 से 18 तक को हम लोग उस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कवर करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद तक। चूँकि ये मौलिक अधिकार बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है, अतः इसे हम लोग छोटा छोटा वीडियो कर करके 2 से 3 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। फर्स्ट क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार जो चलता है वो अनुच्छेद 19 से 22 चलता है। तो अनुच्छेद 19 कहता है, अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। मूल संविधान में 7 तरह का उल्लेख था। कल ही बताए थे कि मूल संविधान में टोटल 7 गो जो मौलिक अधिकार थे उसमें से एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और उसको कहाँ रखा गया था? तो 300 के ए में। तो अब जो है 19 में टोटल 7 गो था, लेकिन अब इसमें कितने हैं? 6 गो। अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19 के एफ संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 19 का जो एफ था वो था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वां संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। और कहाँ रखा गया है? तो 300 के क में या ए में। तो हम लोग इसको कल कवर कर चुके थे। तो 6 तरह के स्वतंत्रता का अधिकार है 19 में। अनुच्छेद 19 जो है उसमें 6 तरह की स्वतंत्रता है। एक 19 के ए है जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है या प्रेस की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की जो स्वतंत्रता होता है वो अनुच्छेद 19 के ए में है। 2 है अनुच्छेद 19 के बी। इसमें है शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होना और सभा करने की शक्ति। अनुच्छेद 19 के बी में कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीका से बिना हथियार के एकत्रित होइए और सभा कीजिए। तो यदि शांतिपूर्ण तरीका से आ रहा है और सभा कर रहा है तो इसका उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 19 के बी में है। किसमें है? अनुच्छेद 19 के बी में। तीसरा में है अनुच्छेद 19 के सी में है संघ बनाने की शक्ति या संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो इसको आप इससे भी याद कर सकते हैं कि सी है तो संघ है, सी से संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, डी जो होता है वो अल्फ़ाबेट से यदि आप चलिएगा तो 4था स्थान पर आता है। डी केवां स्थान पर आता है? 4था स्थान पर आता है। और आवागमन मतलब क्या होता है? चारों तरफ होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि डी है तो 4 है, इसका मतलब कि चारों तरफ वो आवागमन करेगा। तो देश के किसी भी क्षेत्र में मतलब देश के चारों तरफ आवागमन करना। तो डी में हो गया क्या? देश के चारों तरफ, यानी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 5वां में है अनुच्छेद ई 19 के ई देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद ई जो है बोलता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं और बस सकते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद था, जम्मू कश्मीर। हम इसमें अपवाद था बोले, है नहीं। पहले जम्मू कश्मीर अपवाद था, लेकिन अब चूंकि ये जम्मू कश्मीर को टूट गया है, इसका जितने भी अधिकार थे अनुच्छेद 370 के तहत वो सभी के सभी अधिकार को रद्द कर दिया गया है। अतः अब जम्मू कश्मीर में भी ये चीज़ जो लागू होगा, निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और 19 का एफ तो है नहीं, क्योंकि 19 का एफ जो है उसको तो हटा करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत। तो इसलिए अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे 19 के जी। 19 के जी में क्या है? तो कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता।
19 के जी में बोलता है कि आप कोई भी व्यापार या जीविका चला सकते हैं। तो ए में क्या था, बोलने की स्वतंत्रता था। बी में क्या था, तो बी में आपका था शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होइए और सभा कीजिए। 3 में क्या था, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता था। 4 में क्या था, तो 4 मतलब चारों तरफ, तो चारों तरफ आवागमन यानी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता। 19 के ई में क्या था, तो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता था। जो पहले अपवाद में जम्मू कश्मीर आता था, जो नहीं बसने देता था अपने यहाँ, अब वो भी खत्म हो चुका है। और 19 के जी में है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। 19 के जी में क्या है, कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। 19 के एफ क्यों नहीं है, क्योंकि 19 के एफ में पहले संपत्ति का अधिकार था, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। चलिए, प्रेस की आज़ादी का वर्णन अनुच्छेद 19 में ही है। ये तो हम शुरू में ही बोले थे कि बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता किसमें, अनुच्छेद 19 के ए में। अब अनुच्छेद 20 को देखते हैं। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्धि। अब ये दोष सिद्धि का मतलब क्या होता है, इसके बारे में देखिए। तो ये दोष सिद्धि के तहत कहा गया है कि इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा मिलेगा। 20 में है क्या, दोष सिद्धि। इसके लिए 3 गो स्वतंत्रता है। फर्स्ट है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी, ठीक है। दूसरा है, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत उसे सजा मिलेगी, न कि उसके पहले के कानून जैसा या उसके बाद जो कानून बनेगा उसके अनुसार। तो कह रहा है कि अपराध के करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। और थर्ड जो पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और कोई भी व्यक्ति हो वह स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही नहीं देगा, इसके लिए वह बाध्य नहीं है। तो 20 में है दोष सिद्धि। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। फर्स्ट, किसी भी व्यक्ति को जो सजा दिया जाएगा वो एक अपराध के लिए एक ही सजा दिया जाएगा। सेकंड कहता है कि अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत उसे सजा दिया जाएगा, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। और थर्ड जो बात बोलता है, थर्ड बोलता है कि वह न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता, इसके लिए वह बाध्य नहीं है। 21 में बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये चीज़ तो हम लोग 19 के जितना भी था वो जो देख लिए, 20 भी देख लिए कि 20 में क्या है। तो अपराध के लिए दोष सिद्धि है। इसके संबंध में 3 गो स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट है कि किसी भी व्यक्ति को एक सजा के लिए एक ही बार दोषी दिया जाएगा, ठहराया जाएगा उसको, है ना, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। दूसरा है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा दिया जाएगा, न कि उसके पहले के कानून के तहत या उसके बाद में बनने वाले कानून के तहत। थर्ड है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसको बोलता है किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, विधि मतलब कानून द्वारा, तो किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 21 में मोटा तौर पर है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके तहत किसी व्यक्ति को, है ना, जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। नोट में कहता है कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है
कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 21 के तहत सरकार का यह दायित्व बनता है कि उसके जितने भी नागरिक हैं उसको स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करें। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया और इसी को देखते हुए भारत सरकार जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण चलाया था 2010 में, उसका लक्ष्य भी यही था कि उसके जितने भी नागरिक हैं, अनुच्छेद 21 के अनुसार उनके जितने भी नागरिक हैं उन्हें स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध हो सके। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई और अक्टूबर जो 2010 हुआ उसमें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य जो पीठ थी वो नई दिल्ली में स्थित थी, जबकि अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में स्थित है। जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो मुख्यालय थी वो कहाँ थी? दिल्ली में। जबकि अन्य उसका शाखा कहाँ था? तो भोपाल था, कलकत्ता था, चेन्नई था, पुणे था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। मामलों के लिए क्या है? उत्तरदायी है। तो इसमें मेन हमको क्या चीज़ रखना है कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को सरकार का यह दायित्व बनता है कि प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। और इसको देखते हुए भारत सरकार ने 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भी किया था और अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किया गया था। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो मुख्यालय था, है ना, मुख्य पीठ जो था वो नई दिल्ली में था और अन्य पीठ जो था इनका वो कोलकाता था, पुणे था, भोपाल था और चेन्नई था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी थे। हम बोले थे पर्यावरण स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण, तो किससे संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है? तो पर्यावरण से संबंधित। तो ये रहा 21। अब 21 के क जो है उसमें कहता है, 21 के का बोलता है कि 6 से 14 वर्ष के जो समस्त बच्चा है उसको ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। देखिए, एक संशोधन हुआ था 86वां संशोधन हुआ था 2002 में। उसी संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया था 21 के का, और इसमें कहा गया था कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। तो ये किस संशोधन के तहत किया गया था? 86वां संशोधन 2002 के तहत। और किस में जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा, यानी 21 में ही जोड़ा गया था, एक क बना करके। तो 21 के क हो गया। और इसमें क्या जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। अनुच्छेद 22 बोलता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। बोलता है कि कुछ दशा में गिरफ्तारी, मान लीजिए कि कुछ दशा है, जैसे आप कोई व्यक्ति है जो गलती किया हुआ नहीं है लेकिन उसे गिरफ्तार मनमाने ढंग से कर लिया जाता है, तो उसके बारे में क्या कहा गया है सो देखिए। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से, मैंने जबरदस्ती मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे भी कितने प्रकार के स्वतंत्रता मिली है? तो 3 प्रकार के। जिस तरह से 20 में मिला था उसी प्रकार 22 में भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिला है। अब ये क्या है? तो वो जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो अपने गिरफ्तारी का कारण पूछेगा, हिरासत में लेने का कारण पूछेगा, यानी कि उसे हिरासत में लिया गया है तो उसे कारण बताना होगा। दूसरा,
24 घंटे के अंदर, मैंने आने जाने के जो समय होता है उसको छोड़ करके 24 घंटे के अंदर उसे दंड अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, बोले तो न्यायालय में उसे ले जाया जाएगा। तो पहला उसे क्या करना होगा, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटा के अंदर जो आने से जाने का जो समय होता है उसको छोड़ करके न्यायालय में पेश किया जाएगा दंड अधिकारी के सामने। और उसे अपने पसंद का एक वकील रखने की स्वतंत्रता है। तो उसे अपने पसंद के एक वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होगा जो व्यक्ति गिरफ्तार है। तो कौन कौन से उनको अधिकार मिला है, तो फर्स्ट है कि वो अपना गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है, 24 घंटा के अंदर वो न्यायालय जाएगा। और तीसरा जो इसमें जो स्वतंत्रता है वो है कि वो अपने पसंद का एक वकील रख सकता है। चलिए, एक निवारक निरोध आया है। अब ये निवारक निरोध क्या है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड किया गया है। अनुच्छेद जो 22 है उसको खंड किया गया है 3, 4 तथा 5 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध से रोकना है। निवारक निरोध जो कानून बनाया गया है वो किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने अथवा सुरक्षा से, इसको जो मेन फैक्ट्स यही है कि अपराध को रोकने के लिए यह बनाया गया है। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब रहने देते हैं। और ये सब कुछ खास नहीं है। तो मेन हम लोग के 19 से 22 तक देखना था, जो हम लोग देख चुके हैं। एक बार फिर एक इक्वल थोड़ा सा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 में पहले 7 था लेकिन अब 6 है। वो 6 स्वतंत्रता किस किस तरह का है, तो अनुच्छेद 19 के ए में है बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। 19 के बी में है शांतिपूर्ण हथियार के बिना एकत्रित होना और सभा करने की स्वतंत्रता। और 19 के सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में है चारों तरफ, चूँकि डी 4 स्थान पर है तो चारों तरफ आवागमन से स्वतंत्रता है। 19 के ई में है किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और जी में है कि कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। एफ नहीं क्यों है, एफ क्यों नहीं है, क्योंकि एफ में संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा करके अब कानूनी तौर पर रख दिया गया है अनुच्छेद 300 के ए में। कौन से संशोधन के तहत हटाया गया था, 44वां संशोधन 1978 के तहत। नोट, प्रेस की स्वतंत्रता, ये तो बोले कि अनुच्छेद 19 के ए में ही क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 20 आता है, बोलता है अनुच्छेद 20 है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि कोई व्यक्ति अपराध किया है, इसके लिए भी 3 गो स्वतंत्रता दिया गया था। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको एक अपराध के लिए केवल एक ही दंड दिया जाएगा। दूसरा है कि अपराध करने के समय जो कानून बना है उसी के तहत उसको सजा दिया जाए, न कि पहले और बाद में मरने वाले के तहत। और तीसरा है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब क्या है कि जीवन और व्यक्तिगत का जो अधिकार होता है, स्वतंत्रता होता है, उसको अधिकार से उसे वंचित नहीं कर सकता है। ऐसा यह कानून बना हुआ है भारत में। तो ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये कभी बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस स्वतंत्रता को वंचित नहीं किया जा सकता है जब आपातकाल लागू होता है, तो उस समय जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होता है उससे वंचित नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 21 के तहत सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करे। और इसके तहत अक्टूबर 2010 में हरित न्यायालय की स्थापना भी किया गया था, है ना, जिसका मुख्य पीठ नई दिल्ली में था। और जबकि अन्य पीठ कहाँ थे,
तो भोपाल था, पुणे था, कोलकाता था, चेन्नई था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित। अब चूंकि न्यायाधिकरण किसके लिए बनाया गया था, तो स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण से, तो पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा। चलिए, तो अनुच्छेद जो है 21 के क में एक और चीज़ जोड़ा गया था, जो 86वां संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। उसमें यह चीज़ जोड़ा गया था कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। अनुच्छेद 22 क्या है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, तो इसके लिए भी 3 को स्वतंत्रता दिया गया। पहला कि यदि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तारी या निरोध, तो किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला क्या कर सकता है, कोई हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। वो हिरासत में लेने का कारण पूछ सकता है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर, मतलब आने जाने के समय को छोड़ करके, उसे दंड अधिकारी अर्थात न्यायालय में पेश किया जाएगा। और थर्ड जो है, उसे अपने पसंद का एक वकील रखने का सलाह देने जाता है, यानी कि वह अपने पसंद का एक वकील रख सकता है। इसमें जो मेन है ये है कि संविधान के जो 22 अनुच्छेद है उसको खंड किया गया था 3, 4, 5 तथा 6 संबंधित प्रावधानों को लेकर। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी अपराध से रोकना है। इसका मेन क्या है, निवारक निरोध कानून जो है उसका जो मेन मकसद होता है वो अपराध से रोकना है। तो ये कुछ बेसिस रहे थे, ये ने जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अतः इसको हम लोग न पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वही देखिए, विशेष पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ से क्वेश्चन बनता ही नहीं है तो उसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के मेरा ये दूसरा मौलिक अधिकार से दूसरा वीडियो कंप्लीट हुआ। इसी तरह का अभी 1-2 और वीडियो आएंगे मौलिक अधिकार से, जो कि मौलिक अधिकार बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है। तो अभी हम लोग 22 तक देखे हैं, अभी हम लोग को अनुच्छेद 35 तक चलना होगा। इसी तरह करके अनुच्छेद 35 तक चलना होगा, तब जा कर के मौलिक अधिकार खत्म होगा। उसके बाद यदि मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है तब इससे संबंधित एक 1 लाइनर क्वेश्चन लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है, आ रहा हो, या समझ में आ रहा हो, या हमारे इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा रहेगा मौलिक अधिकार से वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।